नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत 3-3 रुपए बढ़ाई गई थी। फिर 19 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे बढ़ाए गए। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल लगभग 5 रुपया महंगा हो चुका है। महंगाई के मामले में सीएनजी भी पीछे नहीं है। दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का दाम $70 था, जो अब बढ़कर के $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आम जनता को भरोसा दिलाया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। इस बीच लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों ने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका असर रोजमर्रा के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ढुलाई, माल ढुलाई, इससे सब्जियां महंगी होंगी, फल बढ़ेंगे, फलों के दाम बढ़ेंगे। महंगाई लगातार बढ़ते रहने की आशंका जताई जा रही है। अगर आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में स्थिरता नहीं आई तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और घरेलू बजट पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। एक तरफ पेट्रोल, डीजल महंगा हो गया है, दूसरी तरफ बिजली को लेकर के भी हाहाकार मचा है। भीषण गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर व्यवस्थाएं डगमगा गई हैं। बिजली कटौती से परेशान लोगों का आक्रोश भी चरम पर है। बिजली बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए लोग ज्यादा परेशान हैं और कई जगहों पर स्थिति हंगामे और प्रदर्शन तक की बन रही है। फिलहाल जनता को राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। कोशिश दुनिया भर में हो रही है कि स्थितियां किसी तरीके से नियंत्रण में आ जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास उपाय हैं, हमें क्या करना होगा, सरकार क्या करे, विपक्ष की ओर से क्या सुझाव हैं और एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहे। राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि खाड़ी युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में। भारत ही एक ऐसा देश है, 22 के बाद तेल का दाम नहीं बढ़ा। अमेरिका 44% आज से एक हफ्ता पहले बढ़ा चुका था। जापान बढ़ा दिया, जर्मनी बढ़ा दिया, इंग्लैंड बढ़ा दिया, 110% तक बढ़ा है। और भारत में तो अगर आज लीजिएगा तो 4% की दर से बढ़ा है। 10 दिन के अंदर तीसरी बार 3 रुपए, 1 रुपए, लगभग 1 रुपए, 5 रुपए वृद्धि कर दी। डीजल में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है, ये सिर्फ डीजल पेट्रोल तक नहीं सीमित रहेगी। ये आम आदमी की माल ढुलाई की वजह से हर चीज पर प्रभाव डालेगी। एम्बेसडर ने यहाँ कोट किया, क्या फ्री में दे देंगे तेल? हमें दोस्ती निभाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कहते थे यहां से लो वहां से ना लो, जिस जुबान के हम आदी नहीं है। ये वो लोग बोल रहा है ये वॉर सिचुएशन है। अरे 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है? 2014 से नरेंद्र मोदी जी का सरकार जब से आया तब से ये पेट्रोल, डीजल, गैस, अब देखिए बंगाल का इलेक्शन के पहले डेली पैसेंजर ही किया मोदी जी ने
अमित जी ने तो डेली पैसेंजर ही किया। इतना मीठी 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 बात एक बार नहीं बोला इलेक्शन का बाद हम लोग ये ऑटो एलपीजी, कॉमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल, इसका प्राइस हाइक होगा, वो तो नहीं बोला। हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है। देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे लग रहा है कि देश धीरे 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 जो है वो देश की अर्थव्यवस्था तहस तहस होती जा रही है। डीजल पेट्रोल का अरे ये तो अभी शुरुआत है महाराज, हमने तो पहले ही कहा था कि महंगाई बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन 2026 में। डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ गए। क्या गारंटी कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे। डॉलर आप देख रहे हैं रुपए के मुकाबले कहाँ पहुंच रहा है, 100 के पार। लगता है सेंचुरी विराट कोहली से पहले डॉलर न मार दे। अब इस बीच ये भी सूचना है, खबर ये भी है कि मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनका भारत दौरा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी होनी है। इसके साथ साथ जो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आ सकते हैं। 5 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वापस लौटे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना कैबिनेट के साथ में बैठक की है, चीज़ों को डिस्कस किया है। ऐसी तमाम स्थितियां हैं, दुनिया भर से लगातार भारत सरकार अपनी तरह से संपर्क कर रही है। ऐसे में किस तरीके के हमारे जो समझौते हो रहे हैं, जो एमओयू साइन हो रहे हैं, वो किस प्रकार से असर डालेंगे, उनका क्या फ़ायदा होगा, कब तक होगा, ये सारी चीज़ें भी हमारी आज की चर्चा का हिस्सा हैं। रोहित सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्ना पांडे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। भूपेंद्र तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। किरोड़ी सिंह जी फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रशांत शर्मा हमारे साथ आज की खबर के एडिटर स्पेशल अफेयर्स। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और प्रशांत जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जो मुलाकात प्रधानमंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री और उसके बाद वेनेजुएला के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनके साथ में होने को है, किस तरीके की बातचीत इसमें हो सकती है, किस तरीके के समझौते हो सकते हैं, और ये जो चाहे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो या जो विदेशी अतिथि भारत आ रहे हैं, सरकार किन ग्राउंड्स पर किस तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? देखिए शेखर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार काफी मेहनत कर रही है जिससे कि महंगाई को कम किया जा सके। उसका मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आज जैसे मार्को रूबियो इंडिया आए और रूबियो अभी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं सेवा तीर्थ, जिसमें हमारे विदेश मंत्री भी मौजूद थे, एनएसए भी मौजूद थे और अमेरिका की साइड से एम्बेसडर अमेरिका सर्जियो गोर और वहां की अंडर सेक्रेटरी भी मौजूद थी। उसमें 1 घंटे के लगभग चली मीटिंग में काफी गहन मंथन हुआ है। हालांकि ऑफिशियली उसकी जानकारी कल ही सबको मिल पाएगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि आप रूस से इंपोर्ट कम करें और अमेरिका से ज्यादा करें, और साथ में अमेरिका के सहयोगी 2 देश यानी वेनेजुएला की बात प्रमुखता से रखी गई है। अब मैं यहाँ तेल में अंतर ये समझाना चाहूंगा कि रूस से जो तेल आता है हमें निश्चित रूप से डिस्काउंट रेट पे मिलता था, वहीं जो वेनेजुएला से जो ऑयल आना है वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें, इंटरनेशनल रेट्स की बात करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में नो डाउट वेनेजुएला का तेल अभी सबसे सस्ता है। इसलिए इंडिया ने वहां से जो इंपोर्ट बढ़ाया है वो अभी इंडिया में हम जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं 3रे नंबर पे वेनेजुएला आ गया है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था वहां पे अमेरिका की पाबंदी थी जब निकोलस मादुरो की सरकार थी, लेकिन अब जब कार्यवाहक राष्ट्रपति वहां डेल्सी आई है तब से उसे जो ढील मिली है एक्सपोर्ट करने की, तो निश्चित रूप से भारत की खासकर गुजरात की कंपनियों ने वहां से काफी इंपोर्ट किया, जिसका बेनिफिट हमें लगातार मिल रहा है। और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत की यात्रा पे आ रही है, जिसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग होगी, विदेश मंत्री से होगी, और उसमें प्रमुख रूप से जो चर्चा का विषय होगा वो यही होगा कि भारत और वेनेजुएला तेल में कैसे अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं और वेनेजुएला कितना एक्सपोर्ट इंडिया को कर सकता है। अच्छा, रूबियो की हम बात करें, अमेरिका विदेश मंत्री की,
कल उनकी बैठक भारत के विदेश मंत्री के साथ है हैदराबाद हाउस में, जिसके बाद दोनों ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट देंगे, जिसमें आज प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक के जो मुख्य मुद्दे थे और तो उनसे एमओयूज दोनों देशों के बीच हुए हैं और होने जा रहे हैं और क्या रोड मैप है उसका पूरी सटीक जानकारी सभी को मिल पाएगी। वहीं मंगलवार को दिल्ली में क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक है, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ये चारों देश रणनीतिक रूप से वैश्विक संकट के दौरान कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर भी गहन चर्चा होगी, कुछ एमओयूज होंगे और उसकी जानकारी भी देशवासियों के सामने रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे जाते हैं। यूएई हमें जो तेल भेज रहा है उन प्रमुख 3 देशों में से एक है। तो तेल का संकट कैसे दूर किया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो भारत में तो पैदा किया नहीं है, लेकिन भारतवासी उससे काफी परेशान है। उस समस्या का कैसे समाधान किया जाए वो प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं के जरिए निकाल रहे हैं, और जो विदेश से यहाँ बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं उनके साथ चर्चा करके इसका समाधान ढूंढा जाए। ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किरोड़ी सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपका लंबा अनुभव रहा है, विदेश के मामलों को आप करीब से देखते आए हैं। जब आज जिस तरीके की वैश्विक स्थिति बनी है, इस समय पे हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा पर जाता है, अलग अलग तरीके के समझौते करते हैं, उसके बाद जो फॉरेन डेलीगेशंस इंडिया आ रहे हैं वो भी यहाँ पर अपनी तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। इस क्राइसिस के दौर में इस तरीके की मीटिंग्स 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कितना मायने रखती हैं और उनका इंप्लीमेंट क्या तत्काल होता है या इसमें समय लगता है? देखिए शेखर जी, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है मैं उसको सबसे पहले लूंगा। और भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले 15 महीने से बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। कभी तो ऐसा लगा कि बहुत कोर्डियल रहेंगे, दोनों अच्छा अलायंस बनाएंगे, फिर वापस उससे बुराव आ जाता है। पार्टली वो ट्रंप साहब के एटीट्यूड से या उनका जिस तरह का व्यक्तिगत शैली है उसकी वजह से हुआ। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 15 महीने से 2 डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड हैं, क्योंकि ट्रंप ने आते ही लास्ट ईयर फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री को एक चौथे वैश्विक नेता के रूप में बुलाया और बुला के बातचीत करके जो डॉक्यूमेंट किया जिसको हम जॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें बहुत सभी इश्यू को कवर किया। बहुत अच्छा एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है। उसमें भारत और अमेरिका के व्यापार को, इन्वेस्टमेंट को 500 बिलियन तक पहुंचाने की बात है। उसमें डिफेंस की बात है, एनर्जी की बात है, हर एस्पेक्ट को कवर किया है। लेकिन उस पे उसके बाद काम नहीं हुआ। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ये चाहते थे कि भारत जैसा अमेरिका डिक्टेट कर रहा है वैसा ही बिहेव करे, उसी तरीके से काम करे। वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट नवंबर में भारत और अमेरिका के डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को लेके कुआलालंपुर में सिग्नेचर हुई है। उसमें भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के जो युद्ध मंत्री हैं उनके बीच में सिग्नेचर रहे। वो रक्षा के क्षेत्र में सहयोग था, लेकिन उनके ऊपर काम बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफी डिफरेंसेस हुए, वो आगे नहीं बढ़ा। तो भारत ने अल्टीमेटली एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट किया। वो ये किया कि जो ग्रेट कंट्रीज हैं या सुपर पावर हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका, उनसे थोड़ा सा इनडिफरेंट होके बाइलेटरलिज्म पे छोटे देशों से रिश्ते बनाने की कोशिश की। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 5 देशों का विजिट किया। तो वो कोई बहुत बड़े ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे नॉर्वे है, एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी के लिए हॉलैंड, जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। डिफेंस इनोवेशन के लिए, इन्वेंटिवनेस के लिए स्वीडन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी एनर्जी के लिए यूएई डेफिनेटली महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का भारत ने एक पॉलिसी शिफ्ट कर लिया। और उस पॉलिसी शिफ्ट के बाद में अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत
में और अमेरिका एक जैसे देश हैं, दोनों प्रजातांत्रिक देश हैं, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। और ट्रंप को चाइना की जो विजिट की उससे बड़ा धक्का लगा, उनको ज्यादा उम्मीदें थी चाइना से, और इसीलिए केवल यही नहीं किया उन्होंने, जो ताइवान के साथ डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई का एग्रीमेंट था उसमें भी उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, वो भी अभी रोक लिया है ताइवान को हथियार देने का। तो उनको ऐसा लगा कि अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहिए, और इसीलिए जब अब ये आ रहे हैं रूबियो तो 5 दिन यहाँ भारत में रह रहे हैं, बहुत से इश्यूज पे डिस्कशन होगा, कई एमओयू भी हो सकते हैं जो हमारे विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में होंगे, लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो क्वेट की मीटिंग में आ रहे हैं। क्वेट में देखिए अमेरिका और भारत में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्वेट कैसे हुआ वो तो एक लंबा इतिहास हो जाएगा, लेकिन कुवैत को भारत एक आर्थिक विकास का साधन बनाना चाहता था। अमेरिका ये ट्रंप के रिजिम में चाहते थे कि ये एक मिलिट्री अलायंस के रूप में उभरे, तो भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, तो फिर उन्होंने एक अलग से एस क्वेट बनाया चाइना को साउथ चाइना सी में रोकने के लिए। उस एस क्वेट का में फिलीपींस को इंक्लूड किया और सिक्योरिटी क्वेट के नाम से अलग भी, उसमें बाकी 3 कंट्री थे, भारत नहीं था। अब भारत के लिए क्या, अमेरिका की तरफ भारत कोई बिगाड़ना नहीं चाहता रिश्ता। अब ट्रंप के सामने एक मजबूरी है कि वो जुलाई में अमेरिका के 250वीं स्वतंत्रता की वर्षी मनाने हैं, उस समय कुछ न कुछ अपनी केरल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल, और जो बातें आपने बताई हैं उसी में से, अमेरिका के साथ में भारत के जो भी पिछले समझौते हुए, चाहे वो ट्रेड डील हो या उससे पहले के 2 आपने और उदाहरण दिए, उन सारी चीजों का जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो भारत की तरफ से कमी थी या अमेरिका का रुख नहीं मिला? नहीं, भारत की तरफ से कोई कमी नहीं थी, अमेरिका का अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि ट्रंप का जिस तरह का एटीट्यूड है, फ्लक्चुएटिंग एटीट्यूड है, वो कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जो उनकी पॉलिसी में बहुत एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है। भारत एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और वो पूरी दुनिया के सामने भी उसका रिपरकेशन तो हम देख ही रहे हैं। भूपेंद्र तिवारी जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे जितना बड़ा वो विकसित देश हो, लेकिन भारत को इग्नोर इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे पास अपनी तरह की एक बाजार पहले से मौजूद है, और कोई भी प्रोडक्ट कोई भी देश बना रहा है, हमारे यहां उसकी अपनी तरह से खपत भी हो जाती है। महंगा प्रोडक्ट है उसका क्लास भी है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है उसका क्लास भी है। दूसरी तरफ हमारे यहां पे भी कुछ जो हम लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, जो हम जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उससे हम निर्यात भी कर रहे हैं। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस क्राइसिस में? मतलब इंडिया का अपर हैंड किस तरीके से हो, जो बातें, जो डेलीगेशंस, जो मुलाकातें हो रही हैं, उसमें हमारी इकोनॉमी कितना अपर हैंड रखे है और कितना हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी शेखर जी नमस्कार। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये सिर्फ एक उदाहरण दे दूं कि ट्रंप साहब क्यों बार बार एक रिएक्ट तो करते हैं लेकिन लौट के फिर इंडिया की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी के लिए भी, जो सबसे महंगी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, खास करके हाउसिंग स्कीम के मामले में, उनके लिए भी बहुत बड़ा मार्केट सिर्फ इंडिया में, उनकी ट्रंप हाउसेज हैं उनका सबसे बड़ा बायर इंडिया का बायर है, तो उनके लिए भी ये इग्नोर करना एक बड़ा मुश्किल काम है। अब रही बात हमारी कंज्यूमर इकोनॉमी की, हम 80-20 वाले हैं। 80-20 का मतलब होता है 80% कंजम्पशन, 20% एक्सपोर्ट। आपको याद होगा कोरोना काल में हमारी इकोनॉमी सस्टेन क्यों कर गई थी, क्योंकि हम ज्यादा कंज्यूम करते थे, लेस एक्सपोर्ट करते थे। चाइना के साथ यही रिवर्स है, उनका 60-40 का है, वो 60% एक्सपोर्ट करते हैं और 40% वो कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई थी ड्यूरिंग कोरोना काल। तो हमारी इकोनॉमी का ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, ये डिविडेंड तो हमारे पास है और इसको कोई भी देश, चाहे वो रसिया हो या चाइना हो, इग्नोर नहीं कर सकता। अब जरा सा मैं शर्मा जी की बात को बढ़ा दूं कि वेनेजुएला कोई हमारे ऊपर कृपा करके नहीं कर रहा है, ये अमेरिका की तरफ से एक इशारा हुआ है, इसलिए वो हमारी तरफ आए हैं और उन्होंने हमें मार्केट उपलब्ध कराने की कोशिश की है।
हाँ, रसिया ने हमसे जो हमको पेमेंट का ऑप्शन देता था कि रशियन आप करेंसी में करिए और रुपए में करिए पेमेंट का, ये एक हमारे लिए एड एंड बेनिफिट था। लेकिन जब से होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो रसिया ने हमें ऊंचे बड़े हाई प्राइस पर पेट्रोल क्रूड ऑयल हमें बेचा है। ऑलमोस्ट एक आध बार तो ऐसे हुए कुछ क्रूड ऑयल उन्होंने $145 पर बैरल पे बेचे हैं उस टाइम पर जब क्राइसिस था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमसे प्रॉफिट नहीं कमाया है, प्रॉफिट उन्होंने भी कमाया है। हाँ, लेकिन यह है कि हमसे सबसे रिलायबल ड्यूरिंग क्राइसिस की कब हम किसके ऊपर भरोसा करें। अब रही बात अगर क्रूड ऑयल बढ़ने की, तो देखिए क्रूड ऑयल को जब 2017 में डेली डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम पर लाया गया था तो उसी समय एक चीज मैंने कहा था कि अगर डेली प्राइसिंग सिस्टम है तो सरकार इतना टैक्स क्यों लगा रही है, क्योंकि उस समय की बात अगर करें हम 2020-21 की, तो उस समय क्रूड ऑयल तो 20% $44 पर बैरल पर था, 44.82 यस, तो इस पे पर बैरल पर था। तो उस समय तो बड़ी प्राइस, बहुत प्रॉफिट हो रहा था कंपनीज को। अब इसमें 5 बेसिक चीजें होती हैं जब प्राइस डिसाइड किया जाता है। उसमें एक होता है उनका बेसिक जो प्राइस होता है उसका करीब रोल होता है 45%, जिसमें रिफाइनिंग, उनका जो चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, नेट प्रॉफिट, एडवर्टीजमेंट और क्रूड ऑयल की प्राइस, ये सब 45% कंट्रीब्यूशन होता है। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो करीब 25% का कंट्रीब्यूशन होता है। डीलर का कमीशन करीब 10% होता है, ऑलमोस्ट 3 या 3.5-4 रुपए के आसपास होता है। और राज्य सरकार का वैट जो होता है वो 20% के आसपास होता है। तो जब एक बार अप्रैल में प्राइस डिटरमिन हो रहा था तो उस समय के कैलकुलेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो बेस प्राइस उस समय जो पेट्रोल का था वो 75 रुपीस के आसपास था, 74 पॉइंट समथिंग था, मतलब हमारे ख्याल से 75 मान लीजिए उसको। और उस समय डीलर कमीशन 4.40 था। वैट उस समय 16 रुपए था। अब वैट तो पूरा स्टेट के हाथ में है। एक्साइज ड्यूटी ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, जब अब वो इलेक्शन के कारण हो सकता है, पॉलिटिकल सेंसिटाइजेशन के कारण हो सकता है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा करके डीजल पर, अगर मुझे याद है तो 0 कर दिया था, और पेट्रोल पर 10 रुपए का सीधे कमी किया था। तो अब वो एक्साइज ड्यूटी तो घटाई गई थी, लेकिन वैट पर कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया। आप 2 बातें कह रहे हैं कि एक तो स्टेट अपनी तरफ से भी ये पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रित कर सकता है, एक हिस्सा ये है। दूसरा, सरकार जब डे टू डे की ट्रांजैक्शनिंग कर रही है उसमें जो तेल के दाम अगर दुनिया में कम रहते हैं तो भी हमारे यहां उसका प्रभाव उतना नहीं दिखता है कंज्यूमर को। उसके पीछे मैं जो समझता हूं हमारे यहां की जो फ्रीबीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो ज्यादातर तेल कंपनियों से ही आता है। अब हम इस पूरी चर्चा को पॉलिटिकल एंगल की तरफ लेकर के चलते हैं। रत्ना जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी बातें ये करती हैं चर्चा में। जब देश इस तरीके की क्राइसिस में है तो कांग्रेस खास तौर से पुरानी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी समझती है, और रत्ना जी इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से रखती हैं तथ्यों के साथ में। रत्ना जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए क्राइसिस तो है, एक तरीका ये है कि हम एलिगेट करें, रोहित जी उसको जवाब देते रहें, लेकिन मैं आपके अनुभव का फायदा लेना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बातें कही हैं, आपके समय पे भी जब कांग्रेस की सरकार थी तमाम डेलीगेशंस आते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री या लीडर्स जो हैं वो विदेश यात्राओं पर जाते थे, समझौते होते थे, लेकिन 1-2 चीजें स्पष्ट हैं। वर्तमान राजनीति में ट्रंप का जो मूड स्विंग है वो वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। मतलब कब क्या करना है उसको खुद ही नहीं पता है, उस तरीके से जैसे उनके देश में भी उनका विरोध इसलिए होता है। वेनेजुएला एक तरीके से अब अमेरिका का गुलाम ही है, आप ये मत समझिए कि वो स्वतंत्र रह गया, तो उस लिहाज से भी है। हमारी एक और टेंडेंसी एक हिंदुस्तानी आम हिंदुस्तानी की, जैसे रूस से हमारी दोस्ती है बरसों पुरानी है, ईरान से हमारी दोस्ती है बरसों पुरानी है, लेकिन समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। अभी जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि रशिया ने भी हमें महंगा तेल बेचा, फायदा लेने में कोई पीछे नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसके पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं और किस तरीके से पॉलिटिकली हम अपने देश को एक करेक्ट सिचुएशन में रख सकते हैं? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि इससे पहले की जो विदेश यात्राएं होती थी
वो हमेशा बिजनेस लाते थे, हम एफडीआई लाते थे। कितना आ रहा है? ऑलरेडी डेफिसिट में है, लाएंगे तो क्या? आपने तो 12 साल में सब लोग यहां से छोड़ के चले गए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को छोड़िए, इंडिया के खुद के इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के चले गए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है। अब आती हूं कि वेनेजुएला से तेल लेने पर भारत को क्या फर्क पड़ेगा। वेनेजुएला का तेल, अगर तेल की क्वालिटी की बात करते हैं तो सल्फर हाई है उसमें। भारत की जो गवर्नमेंट की रिफाइनरीज हैं, सिर्फ 3 स्ट्रेटेजिकल हैं हमारे पास, चाहे पादुर में कर लीजिए, मैंगलोर या विशाखापट्टनम में, तीनों इसके लिए कैपेबल नहीं है। फायदा किसको जाएगा? अडानी सेठ को जाएगा, क्योंकि नायरा और रिलायंस की, अंबानी जी की ही जो रिफाइनरीज हैं वो ही इसको रिफाइन कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो तेल आप वेनेजुएला से लाएंगे, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है वेनेजुएला, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट तीनों लगातार बढ़ेगी। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता से कह रहे हैं कि आप घूमने मत जाइए, घर में भी तेल मत खाइए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, और जब हमें तेल का खरीद करना है तो हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट की जगह लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट पे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के जो राजदूत इस समय भारत में है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वेनेजुएला वाला आएगा, जो कहेगा चुपचाप मान लेना भाई, यस सर, क्योंकि मेलोडी खाओ सब जान जाओ। सब मेलोडी खा रहे हैं और मेलो ड्रामा चला रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, और किसी से अब कुछ छुप भी नहीं रहा है, छुपेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार सीरियस मोड पर नहीं है। बात वहीं पर आती है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्या दे दिया मुझे? मैं पूछ रही हूँ ना, 24-25 में क्रूड ऑयल की कीमत जबकि 50 के आसपास थी, तब भी मैं 90 रुपए को दे रही थी। तो जब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था तो मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने क्या दिया? मुझे तब भी लूटा। मेरी लूट के पैसे में से 10 रुपए दे के भैया आप बहुत बड़े दानी, और मैं बेचारी हमेशा लेने वाली। ऐसा मत करना चाहिए। वैट घटाइए, किसने रोका है? क्योंकि अपने ही स्टेट्स जो गाते हैं तो ज्यादातर आपके हैं, आपके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, कीजिए उसको कम। क्यों नहीं वैट कम हो रहा है? जब तक वैट कम नहीं होगा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा। जनता को राहत मिलेगी जब वैट जाएगा, और वैट जाना हटाना ही मोदी जी के लिए इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग है। उनकी आपस में स्टेट्स में और सेंट्रल में ऐसा नहीं कुछ भी है कि वो करते, अगर करना होता अब तक कर देते। जब फरवरी के लास्ट में राहुल जी ने कहा कि एक क्राइसिस आएगा तो कहा गया कांग्रेस अफवाह फैलाती है। फिर राहुल जी ने आगाह करना चाहा तो कहा कि हम पिछले 11 साल का एक फर्जी मैप और उसका ग्राफ चलाया जा रहा है। ग्राफ में ये दिखाना बार बार बीजेपी और इनके नेता और प्रवक्ता भूल जा रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसिंग और करंट प्राइसिंग, मार्केट प्राइसिंग भारत में वो दोनों दिखाइए, तब पता चलेगा ना कि कितना था। मैं तो 25 की बात कर रही हूँ, 2014 में तो और कम था। भारत में मैंने 18-19 तक 70 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदा है। तो क्यों उसको सिर्फ अपनी नाकामयाबी को, क्या ये सिर्फ इतने 3 अर्थशास्त्री हैं और तीनों मुझसे अनुभवी हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ युद्ध का देन है? शायद नहीं। कोई भी सीरियस अर्थशास्त्री ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध के कारण है। युद्ध तो सभी देशों पर है। हम इतना ज्यादा पीड़ित क्यों हैं? शायद हमारी तैयारी ही नहीं थी। हम पहले से डेफिसिट में थे, हमारे लिए ये और तड़का हो गया, और उस तड़के को हम हटाना नहीं चाहते अपनी अर्थव्यवस्था में से। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। क्या कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी? कोई भी तो स्टेप नहीं दिख रहा है। अरे आपने जिनको दिया, आप नॉर्वे क्यों गए? देश के हित के लिए नहीं गए, क्योंकि फरवरी में सॉल्वेंसी फंड में अडानी सेठ फंस गए थे, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। हुजूर मेरे सेठ को वापस रख लो, ये करने नॉर्वे गए। तो देश का पैसा क्यों लगाया? टैक्स पेयर के पैसे से प्रधानमंत्री की हैसियत से क्यों गए? अडानी के सेल्समैन की हैसियत से जा सकते थे जब काम अडानी का करना था। ठीक है रत्न जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है इसी परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आप वो बात छेड़े हुए हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया और जो वहां पर वर्तमान सरकार चल रही है, आपको ध्यान होगा कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उनका एक फंडर था, और एक ही नहीं मतलब कई फंडर थे। राष्ट्रपति बनने के बाद
ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं वो उन्हीं बिजनेसमैन को ज्यादातर फायदा दे रहे हैं। मतलब वेनेजुएला में अब जो तेल निकाल रहा है, जिसके पास सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो वही व्यक्ति है जिसने ट्रंप को फाइनेंस किया था। तो ये फाइनेंस करना एक पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक चलन है। अपने देश में भी ये चीज होती है, फंडिंग होती है। हर बिजनेसमैन अलग अलग पार्टियों को चंदा देते हैं, दुनिया में देते हैं, विदेशों में भी होता है, और बाद में सरकार बनती है तो उस तरीके का फायदा होता है। अंबानी आज अंबानी नहीं बने, अडानी आज अडानी नहीं बने, बिरला टाटा आज नहीं बने, ये जमाने से हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? ये बात ठीक है कि आज बीजेपी अगर पावर में है तो बिजनेसमैन उनके हिसाब से मोल्ड करेगा खुद को। मैं ये कहना चाहती हूं कि कभी भी देश की सत्ता हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में इस तरीके से नहीं गई। बुहारी जी का केस आप देख रहे हैं ना, 3.5 साल अहमद बुहारी जी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल में रख लिया, और क्या स्टैंड आ रहा है कि वो केस ही स्टैंडेबल नहीं है। और उस 3.5 साल में क्या किया? उनका नाम खराब किया, उनकी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में बेचा गया, और किसने खरीदा? अडानी सेठ। पहले कौन चाहता था खरीदना? अडानी सेठ। तो ये इस तरीके का ये एक नहीं हो सकता। पीएम केयर फंड को जनता के खोलने से, उस पर कोई भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन से क्यों बचा रखा है? और हर केस जो जाता है इनके पास, उस ईडी सीबीआई से ग्रस्त होकर इनके पीएम केयर फंड में चंदा देता है, और फिर उसके बाद वो साफ सुथरा होकर वॉशिंग मशीन से चमकता हुआ निकलता है और मेलोडी खा के मुस्कुराता है। चलिए ठीक है। तो ये पैटर्न अब से पहले नहीं था। ठीक है, मैं अब रोहित जी के पास चलता हूं। रोहित जी, कई सवाल हैं, पॉलिटिकल हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके उनका जवाब दे दें, और साथ साथ ये भी हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि जिस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें कितना बैकअप आप लेकर के चल रहे हैं कि स्थितियां अभी जहां पर हैं कम से कम वहां पर थमी रहे, या हम ये मान लें कि आने वाले दिनों में अब पेट्रोल के, अगर डीजल के 5 रुपए दाम बढ़ चुके हैं मोटे तौर पर, तो आप ये मान लीजिए कि महंगाई हर चीज में, या तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसका ग्राम कम हो जाएगा, या फिर वो दाम बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, वंदे मातरम। मेरी बहन रत्ना पांडे जी ने बड़ा अच्छा बोला, मुझे लगता है थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर से इनको अवगत करा दे, और आपको भी, क्योंकि कुछ चीजें मुझे लगता है ये देश भूलता नहीं। भारत डेड इकोनॉमी है, किसने कहा और कब कहा? 2014 में 2.03 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे हैंडओवर करने वाले 2025 में, मतलब 10वें स्थान पे थे हम, 10वें 11वें पे झूल रहे थे। 2024-25 में जब 4.1 ट्रिलियन पे हम आ गए और लगभग चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की हो गए, तो भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया। ये चाल चरित्र है इस देश के विपक्ष का। आप सरकार को क्रिटिसाइज करिए, समझ में आता, ठीक है, आप राजनीति करने आए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आप राजनीति करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को आप बता दे रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, क्या ये सही बात है? आप अगर ये बात करें, देखिए विश्व युद्ध के उसमें मुहाने पे खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सभी लोग जानते हैं और इससे अवगत भी हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब भारत विश्व के मुहाने पे नहीं था और कांग्रेस के शासनकाल में सिलेंडर 1241 रुपए का बिक रहा था, और हम जैसे, मैं बहुत साधारण परिवार से हूं, आप मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, हम साइकिल पे साइकिल ट्यूब से सिलेंडर बांध करके जाते थे, और नंबर आते आते हमें कह दिया जाता था कि जाइए खत्म हो गया, कल आइएगा। भाजपा के शासनकाल में आपने देखा, सिलेंडर बेचने वाला कहता था कि सिलेंडर ले लो भैया, घर जाना, नहीं तो जब तक ये पड़ा रहेगा ना तब तक हम घर नहीं जा पाएंगे। ये अंतर हम लोगों ने देखा है। प्राइस का अंतर मैंने आपको बता दिया कि 1241 रुपए गया 2014 में, आज 913 रुपए है, तो कम हुआ या बढ़ा है? मुझे बताइए। देखिए, कुछ भी आके चैनल पे बोल देना। हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही कि एफडीआई को लेकर के कितना आया, शायद ये मेरे साथ बहन जी पहली बार बैठ रही हैं, तो इनसे उनको थोड़ा सा अवगति, मैं डेटा में बड़ा स्ट्रांग हूं। 2004 से 2014 तक 308 से 320 बिलियन यूएस डॉलर भारत में आया, और 14 से 25 तक में 778 यूएस बिलियन डॉलर एज एफडीआई आया बहन जी। और जिस मेलोडी का आपने जिक्र किया, आपको पता है इस केवल इस इतने से समय में 116% के एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है उसकी।
भारत का प्रोडक्ट है, दुनिया मांग रही है। आपने बोला है, सुन लीजिए, लिख लीजिए, मैंने भी आपकी सारी बातें लिखी हैं, आराम से लिख लीजिए। अभी जैसे आपने कहा हम कितना तैयार हैं, 2014 के पहले कभी आपने सुना था स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का नाम? मैंने ही बनाई थी भाई साहब, कांग्रेस ने बनाई थी। और सच्चाई अभी आपने अपना दम दिखाया। अरे रुक जाइए, अपने समय पे दे दीजिएगा, अपने समय पे जवाब दे दीजिएगा। मैंने जैसे लिखा थोड़ा सा सब्र करके। कांग्रेसियों की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ भी बोल देते और फिर उसके बाद चालू रहते। थोड़ा सा जो है सुनने की आदत डालिए। आप भी झूठ कम बोले झूठ आपके। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, झूठ को काउंटर करिएगा। आप झूठ को काउंटर करिएगा ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे भाई, आप मुझे बताइए, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई इनके शासनकाल में 9% तक पहुंच गई थी। आज महंगाई वर्तमान में आई है, हम में से 5 लोग वर्तमान में बोल रहे थे। आप अरे रुक जाइए, फिर इतना व्याकुल क्यों होते हैं आप सारे कांग्रेसी? मुझे ये समझ में नहीं आता। चारों लोगों ने आप इतने व्याकुल मत होया करिए, कम से कम जैसे मैंने आराम से लिखा है वैसे बताया करिए। ये ऐसे बीच में आकर के बोलना जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। वर्तमान बताइए, आप या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य। अरे भाई वर्तमान ही बता रहे हैं, वर्तमान ही बता रहे हैं। रुकिए तो सुनिए तो, वर्तमान बताइए। पेट्रोल के दामों में अगर मैं इनके शासनकाल की बात करूं तो जो ग्रोथ आई थी वो मान के चलिए। बात कीजिए ना, फरवरी से आज तक आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, फिर आप तो फरवरी से आप देख तो रहे, देशवासियों पे कोई बोझ नहीं डाला, देशवासियों पे कोई बोझ नहीं डाला। जब तक ये देश बर्दाश्त कर सकता था तब तक इस देश ने किया। और अगर एक बात बताइए, पीएम ये कह रहे हैं कि नहीं, आज देश के साथ खड़े होकर ये चीजें करिए, ये कर्टेल करिए, इन चीजों को शॉर्ट करिए, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए, कहाँ समस्या है? आप तो घूम रहे हैं, इसमें कोई समस्या है क्या? तो अपने सोमनाथ में जाके। अरे तो भाई वो घूम रहे हैं तो वो बैंकॉक नहीं गए ना, वो बैंकॉक नहीं गए, जा ही नहीं सकते। मेलोडी वो छुट्टियां मनाने बैंकॉक नहीं गए हैं। बैंकॉक जा ही नहीं, क्यों नहीं समझती? एक छोटा सा अंतर समझिए। अरे रुक जाइए, मुझे ऐसी डिबेट नहीं अच्छा लगता, मुझे यही समस्या लगती है कांग्रेसियों के साथ कि जब फंसते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। अच्छा ठीक है रत्ना जी और रत्ना जी, रोहित जी, थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा समय हमारे पास फिर चर्चा में कम पड़ जाएगा। रोहित जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें, रत्ना जी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, ये आपको पता ही है। आपको पता है सेमीकंडक्टर नाम की एक चीज, जिसको अमेरिका ने जाके चाइना में ये कहा कि आप हमें सेमीकंडक्टर बना हुआ दीजिए, हम चीजों में लगा करके उसको असेंबल करके बेचेंगे। भारत का विजन ये था, आप हमें फॉर्मूला दीजिए, हम भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ये विजन का अंतर है, और वो विजन आप लोगों के पास था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि 2014 तक आपने शासनकाल किया और इस देश में एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप नहीं थी। यहां का हवाई जहाज खराब होकर के लद करके विदेश जाता था बनने। अब यहां एरोनॉटिकल वर्कशॉप है, विजन का अंतर होता है। देखिए शेखर भाई, विजन जब आपके पास नहीं होगा, आप एक बात बताइए, ये वही स्टार्टअप्स हैं इनके समय में, क्या मुझे नहीं लगता हर प्रवक्ता की तरह मैं भी संख्या गिनाऊं, ये वही स्टार्टअप्स है जो आपके लिए ठीक है तो एक मतलब एक स्टैंड बाई नहीं, जैसे दुकानों में होता है एक बारदाना की तरह, चलो हो गया। आज उन्हीं स्टार्टअप्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया, जिसका फायदा किसको मिला? देश को मिला। ठीक है रोहित, आप लोग समझेंगे। अभी एक चीज हमारी जो आज चर्चा है उसमें एक समस्या ये है कि जो पिछले किया है, एक सेकंड, जो पिछला किया है वो आम हिंदुस्तानी आमतौर पर क्राइसिस के समय पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखता है, उसको तत्काल की रेमेडी चाहिए होती है। तो ये तत्काल की जो रेमेडी है उसका कुछ आपके पास इलाज है या अभी उसमें समय लगेगा? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, युद्ध चल रहा है और युद्ध की कोई स्थिरता नहीं है, कब रुकेगा और रुक भी जाएगा तो भी इस चीज को वापस से रिवाइव होने में बहुत समय लगेगा। ठीक है। आज जो स्थितियां हैं दुनिया में जो चल रही हैं, वो बहुत गंभीर उस पे स्टेज पे पहुंच गई है। ठीक है, मुझे आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, मैं चर्चा आगे बढ़ाने दीजिए मुझे। रत्ना जी आप अपना पॉइंट रखें प्लीज। जी, इन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन का श्रेय बीजेपी को देना चाहिए। फर्जी। इतिहास साक्षी है कि सबसे पहले 60 और 70 के दशक में सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च चिप डिजाइन पर काम शुरू हुआ और 1983 में मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम की एचसीएल कंपनी कांग्रेस की
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में बनाई गई। चलिए। और उसी का आगे चल के 2018 में हाँ। इसरो ने चिप्स और सेमीकंडक्टर डिजाइन किया। तो ऐसा है, ये झूठ बोलना बंद करें। और एक सेकंड और, इन्होंने कहा कि हम डेड इकोनॉमी क्यों कहते हैं। आप अर्थशास्त्रियों से पूछिएगा, डेड वो चीज है जो ग्रोथ नहीं करती। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे देखी जाती है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम दिखनी चाहिए रियल में, महंगाई घटा के। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं आप। और ये तीनों चीजें भारत में डेड हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं भूपेन जी आपसे जानना चाहूंगा, डेड इकोनॉमी के बारे में आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं वापस आगे बढ़ाऊं चर्चा को। देखिए, इकोनॉमी तो डेड नहीं है, क्योंकि डेड इकोनॉमी का मतलब है कि ग्रोथ रेट हमारी स्टेगनेंट हो गई। तो इकोनॉमी तो डेड नहीं है, इकोनॉमी तो मूव कर रही है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनका आप तुरंत रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, अगर मैं एक एग्जांपल दूं इन्हीं के बात का, तो 83 में जब इंदिरा जी ने एक सिंगल विंडो सिस्टम लाया था और मार्केट कैपिटलाइजेशन लाया था और उस समय एक ब्रॉड बैंडिंग स्कीम लाई थी, तो उसका असर दिखा था 90s के डिकेड में, और उसका बेनिफिट आज हमको मिल रहा है। तो आज जो एनर्जी सेक्टर में हम पॉलिसी फ्रेम चेंज कर रहे हैं या जाकर के अन्य देशों से समझौता कर रहे हैं, उसका असर आज नहीं दिखेगा, वो 10 साल बाद दिखेगा। यही होता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ये नोट कर लिया गया। जो आज चीज हो रही है उसका इंपैक्ट आने वाले कल में दिखेगा। ये सवाल इसीलिए मैंने शुरुआत में लिया भी था करोड़ साहब से। प्रशांत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 2-3 चीजें हैं। जिस तरीके की मुलाकात हो रही है उसमें विपक्ष अपनी तरीके से उसको एनालाइज कर रहा है, सरकार अपनी तरीके से एनालाइज कर रही है, लेकिन ये भी चीज है कि जो समझौते हो जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं वो किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। क्या सरकार इस बात को भी देख रही है, जिन लोगों से मिल रही है, कि उनका एग्जीक्यूशन पॉइंट आज के आज हो? क्योंकि अभी हमें फौरी रेमेडी की जरूरत है। शायद दुनिया के बहुत सारे देशों को होगी, लेकिन हिंदुस्तान में आबादी को देखते हुए इस चीज का इंपैक्ट ज्यादा बड़ा है। प्रशांत जी। जी देखिए, तुरंत इम्पैक्ट होने वाले एमओयू बहुत रेयर होते हैं। जैसा तिवारी जी भी कह रहे थे कि इन एमओयूज का इफेक्ट सालों बाद जाके दिखता है। पिछली गवर्नमेंट का भी सालों बाद दिखा, अब का भी, क्योंकि आप एक भविष्य का रोड मैप देख रहे हैं। जैसे विजन 2030 होता, विजन 2047 है, लेकिन तुरंत जो इम्पैक्ट दिखेगा, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि वेनेजुएला दूर है, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मान लिया दूर है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, इंश्योरेंस चार्ज बढ़ेगा, लेकिन वो इंश्योरेंस चार्ज अगर हम तुलना करें तो हॉर्मुज स्टेट से निकलने वाले जो हमारे जहाज हैं उनके मुकाबले कम है। जब युद्ध के हालात नहीं थे, मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं था, तो हम नियरेस्ट कंट्री से ले रहे थे, और निश्चित रूप से वहीं से हमें लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस और जितने चार्जेस हैं वो सब कम थे। लेकिन आज के वर्तमान हालात में हम देखें तो वेनेजुएला से तेल लेना हमारे लिए लाभदायक है। तो जो नजदीकी काम है उसी के लिए मैं मानता हूं कि नेक्स्ट वीक जब वेनेजुएला की वर्किंग प्रेसिडेंट जब इंडिया आएंगी डेल्सी, तो डेल्सी नो डाउट वो अमेरिका के अंडर है। आपका कहना भी सही था कि उसे स्वतंत्र प्रदेश माना जाए या ना माना जाए ये वो जाने, लेकिन हमें डेल्सी से डील करके इंडिया को बेनिफिट देना ही होगा। क्योंकि ठीक है, हम मानते हैं कांग्रेस की बात कि अडानी की रिफाइनरीज में उनका तेल ज्यादा जा रहा है, लेकिन वो तेल मिल तो भारत के लोगों को ही रहा है। ऐसा तो नहीं है अडानी उसको रिफाइन करके कहीं और बेच रहे हैं। तो अगर भारत के लोगों को फायदा मिलता है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं, चाहे वो वेनेजुएला हो चाहे वो रूस हो, हमें सभी जगह से देश से तेल लेना चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, मैं एक छोटा सा जवाब किरोड़ी साहब से भी ले लेता हूं। जो बात आपने रखी है बड़ी महत्वपूर्ण है किरोड़ी साहब। ये एक पॉइंट है कि भारत जिस तरीके से, मतलब ये पहले भी होता रहा है कि हम बाहर से कच्चा तेल लेते थे, हमारी रिफाइनरीज उनको फिल्टर करती थी, और उसके बाद जो हमारा अड़ोस पड़ोस है जहां हमारी डीलिंग है वहां पर हम जाकर के महंगे दाम पर अपना प्योरीफाइड तेल बेचते थे, पेट्रोल गैस। तो ये अभी जो वेनेजुएला के साथ में हो रहा, मतलब हम किसी जगह पर अपर हैंड भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ऊपर से ले रहे हैं लेकिन नीचे अपना फायदा कैसे हम देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, केवल पहले नहीं, अभी भी कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि इस संकट के दौरान भी हमने रिफाइन करके तेल एक्सपोर्ट किया है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की अकेली तेल की और एनर्जी की समस्या नहीं है। 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं भारत की अर्थव्यवस्था की।
भारत की अर्थव्यवस्था ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ये तीनों ही इंपोर्टेड जो चीजें हैं इनमें फॉरेन करेंसी जाता है, तो फिर अल्टीमेटली हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर असर पड़ता है। तो जो फर्टिलाइजर का है उस पे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, डिफेंस वाले पे नहीं कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा इंपोर्ट इनका सबसे ज्यादा है। फर्टिलाइजर्स का ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि फर्टिलाइजर यूज मत करो, ये कहा या कम कर दो, लेकिन इसका हम उदाहरण देखें, अगर श्रीलंका से सीखना चाहें, श्रीलंका ने बैन लगा दिया था केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, वहां की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई और किसान सड़कों पे आ गए थे, विशेष रूप से गांव से आए थे। और फिर जब श्रीलंका की सरकार ने एक गलती की, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री के पास गांव से उनके समर्थक आए, वो बसों में भर के जो आंदोलन कर रहे थे उन पे टूट पड़े। ये काम सरकार का होता है, पुलिस का होता है। उससे वहां इतना हालात खराब हुआ कि वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो केवल ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, और इन तीनों की वजह से हमारी जो दूसरी एसएमएस है जो एक्सपोर्ट करती हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हॉर्मुज से या इस वार से अफेक्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उनका। तो उन पे भी असर पड़ रहा है। वो न तो मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो ये मल्टीपल चैनल्स पे प्रॉब्लम है, एक चैनल्स पे प्रॉब्लम नहीं है। केवल हम ऑयल पे फोकस करके, ठीक है, जो बात आप लास्ट शेखर जी, हमारी अर्थव्यवस्था है वो टेक ऑफ स्टेज पे है। टेक ऑफ की स्टेज होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्नेक आ जाता है एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं। एक लेवल तक जाने के बाद में चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो हमें अर्थव्यवस्था को कम से कम उस लेवल तक ले जाएं जहां जाके स्मूथ हो जाएं। टेक ऑफ की स्टेज में अगर कोलैप्स हो गए तो बड़ी डिफिकल्टी आएगी पूरे देश के लिए। ठीक है भूपेन जी, ठीक है भूपेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक फैक्ट सही कर दूं कि जो रिफाइनरीज हैं उनके पास कैपेसिटी है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि वो किसी का तेल, जैसे आप दूसरे कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो हमारे पास लाते हैं, अपने तेल को रिफाइन कराते हैं और लेके जाते हैं, उसका हमें फॉरेन करेंसी में भुगतान करते हैं। तो दिस फैक्ट आई वांटेड टू करेक्ट। ठीक है, ये मैं उसको सही करना चाहता हूं। ठीक है, आप रत्ना जी अपना पॉइंट रख दीजिए, फिर मैं चर्चा बिल्कुल क्लोज करने की तरफ जाऊंगा। मैं तो सबसे पहले एक ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वेनेजुएला एक पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड कंट्री है, उसकी सप्लाई चेन कितनी स्टेबल होगी ये भी देखना चाहिए। और वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने बात की, तो मादुरो का फिजिकल एब्डक्शन यानी अपहरण हुआ, हमारे मोदी जी का भी मानसिक अपहरण ट्रंप ने कर रखा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार मेरे देश पर उसका जो मन चाहता है, हेल होल से बड़ी बात तो कही नहीं जा सकती। देश को नरक कह दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मानसिक अपहरण हमारा भी हो चुका है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी बार यसमैन बनेंगे और किस कॉस्ट पर बनेंगे। ठीक है रत्ना जी, अडानी का फायदा कितना देश का। ठीक है, दो बड़ी बातें रत्ना जी ने यहां रखी हैं। मैं रोहित जी दो चीजों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करूंगा। देखिए, जो खास तौर से हमारे देश में विपक्ष है उसका कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट बड़ा डेडिकेटेड होता है, और खास तौर से जब कोई महिला इशारा करे देश के मसले पर, तो उस बात को और गंभीरता से लेना चाहिए। एक तो यह है कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को खराश भी आए, इसलिए उस मानसिक अपहरण का क्या इलाज करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, एक बात। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके की ट्रंप की स्थिति है और जिस तरीके का वो भाव भंगिमा बना करके दुनिया में नौटंकी कर रहे हैं, उस लिहाज से शायद कांग्रेस को यह चिंता जरूर है और देश को भी यह चिंता जरूर है कि हमारी सरकार फूंक फूंक के कदम इस तरीके से रखे कि तात तात खिचड़ी फूंक फूंक खाओ, कम से कम मुंह न जले। जवाब दो शेखर जी। और मैं चाहूंगा, जैसे मैं आराम से सुनता हूं, रत्ना जी भी आराम से, ज्यादा समय नहीं है, आप प्लीज अपनी पॉइंट रखिए जल्दी से, बस 1 मिनट में निपटा दूंगा इनका सारा डेटा। इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो आप 314 बिलियन दे के गए थे, आज वो 460 है। आपने जो इनकम पर कैपिटा का वो $1554 थी, आज 2900 है। आपने एक सबसे बड़ा झूठ बोला
कि HCL ने सेमीकंडक्टर भारत में बनाया। 1976 में शिव नाडर ने जिस HCL की स्थापना करी, उसने सेमीकंडक्टर खरीद करके मिनी कंप्यूटर बनाया। इसलिए झूठ मत भरोसा करिए चैनल पे, और मेरे सामने खासकर नहीं। एक डेटा नहीं है, उन्होंने मिनी कंप्यूटर बनाया चिप खरीद करके, ना कि चिप बना करके। मैं चिप बनाने की बात कर रहा हूँ। रत्ना जी, आप व्याकुल हो जाते हैं, आपकी बहुत बड़ी समस्या। मैं आपको सुनता हूँ, आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप टाटा तैयार करने लग जाते हैं। अच्छा, सुनने की भी क्षमता। अरे ऐसा मैं इंटरफेयर कर देता हूँ। अरे फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे रोहित, मैं बताता हूँ। अरे इसी लखनऊ में, अरे सुन लीजिए, लखनऊ में अप्रॉन नाम की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, बहुत बढ़िया चिप बनाती थी टेलीविजन के। जो उसने अपने प्लेट्स बनाई थी, वो आप समझिए कि उसकी बराबरी आज भी कोई दुनिया में उस दौर का जो टीवी था उसकी बराबरी नहीं कर पाया। वो कंपनी हमारे यहां की थी, बंद हो गई। तो ये तो हमारे देश की सरकारें हैं, हमारे देश की नीतियां हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तात खिचड़ी फूंक फूंक खाओ। रोहित जी, उसी HCL को ये बंद कर रहे थे जो आज जो है रशिया के साथ हम सबसे ज्यादा उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसी HCL की क्या हालत कर दी थी। तो समस्या देखिए, एक चीज और शेखर भाई 10 सेकंड में खत्म करूंगा। आपने कहा ना इलाज, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। तो नजरिए का इलाज करने का कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में बना नहीं है। इनका जो नजरिया है वो रखे रहे अपने। चलिए ठीक है, आपने जनता का जो नजरिया है वो हमारे प्रति क्या है, वो सब चुनाव के परिणामों में दिख रहा है। ठीक है, देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होता शेखर भाई। अब यही समस्या है। मेरे पास समय इतना ही था। रोहित जी, रत्ना जी, मेरे पास आज समय इतना ही था। भूपेन जी, करोरी साहब, प्रशांत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखो, समस्या तो है, हमारे दर्शकों के सामने भी ये समस्या है और इस देश के सामने भी ये समस्या है। दाम बढ़ेंगे तो हमारे और आपकी जिंदगी पर उसका इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन यह भी मान लेना गलत है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसकी समझबूझ जो है, जो हमें विरासत में मिला है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी इकोनॉमी हो, ये सारी चीजें पीछे से हमारे पास जो मिला हुआ होता है उससे आगे बढ़ती हैं। होता है ना कि कभी आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, किसी बच्चे ने मेहनत करी गांव के, उसने शहर जाकर के कमाया, पैसा जोड़ा, फिर जमीन ली अपने गांव में, खेती बढ़ाई, फिर बड़ी खेती बनाई, और फिर उसके बाद उसने उससे कई रोजगार पैदा कर लिए, अपना कारोबार खड़ा कर लिया। वही है, संबंध संपर्क एक दिन में नहीं बनते, अर्थव्यवस्था एक दिन में नहीं बनती। चौतरफा मार जो हम पर दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा दुनिया के लिए विभत्स स्थिति है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब अपनी जगह पर फिर भी ठीक हैं, ट्रंप का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसका इंपैक्ट दुनिया पर जिस तरीके का पड़ रहा है, यकीन मानिए कि अगर यही स्थिति बनी रही, किसी दिन अमेरिका का बायकॉट करने की स्थिति अगर दुनिया ने बना ली, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। सभी लिहाज इस वजह से कर रहे हैं कि सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, केवल लिहाज की बात है। और अगर सामने वाला ज्यादा बेशरम हुआ तो उसके बाद नंगों की कमी दुनिया में है नहीं। तो यह बात अमेरिका को भी समझनी होगी और दुनिया के उन तमाम राजनेताओं को समझनी होगी जो बने मठाधीश बैठे हुए हैं। अगर किसी देश में विद्रोह हो सकता है तो दुनिया भी सामूहिक रूप से किसी दिन एक विद्रोहात्मक रूप में आ सकती है। विद्रोहात्मक रूप में आ गई अगर दुनिया, तो अलग अलग देशों के इतिहास खत्म हो सकते हैं। ये बड़ी विभत्स वाली स्थिति होगी। इसलिए समय रहते दुनिया का हर नेता अपने अपने हिस्से की ईमानदारी पकड़ ले और दुनिया क्राइसिस में न जाए, इसकी चिंता वो सारे दुनिया के मठाधीश करना शुरू कर दे। यह शेखर वार्ता में ही संभव है कि छोटी सी चर्चा से एक बड़ा संदेश निकल करके दुनिया के लिए चला जाता है। नमस्कार।